हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए आपदा प्रबंधन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप अवश्य रीड करके जाएं। पहला सवाल है, आपदा से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं? बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद, महामारी इत्यादि। यानी कि दोस्तों, जानिए कि आपदा है क्या। इसे आप कह सकते हैं कि आपदा वो समस्या है जो बिना बताए हमारे पास आकर हमारी समस्या को इस तरह से भयावह कर दे कि हम उसे सहने में असमर्थ हो जाएं। इसे आप दूसरे शब्दों में इस तरह विभाजित कर सकते हैं, लेकिन आपके सरल वाक्यों में जो इसमें लिखा है कि बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक आपदा क्या है? अचानक आती है और आकर हमारे जान माल को क्षति पहुंचाकर चली जाती है। कुछ ऐसी आपदा है कि धीरे धीरे दिखाई देती है, कुछ ऐसी आपदा है कि अचानक ही आकर बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा, जैसे सुनामी और भूकंप। ये बहुत भयावह है। आतंकवाद आया, एक बैग बहुत बड़े हम्म, ऐसे आतंक फैला के चला गया। तो समझ गए होंगे कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपदा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट में है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के मतलब होता है कि प्रकृति कारणों से आने वाली आपदा, यानी जो प्राकृतिक हमें आपदा, हमें कष्ट पहुंचाने का काम करती है अपनी क्रूरता से, जैसे बाढ़ आना, सुखाड़ आना, सुनामी आना। ये सारी आपदा किस वजह से आती है? तो प्रकृति से आती है। तो प्राकृतिक कारणों से आने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहती हैं। आपने समझ गया होगा। दूसरा है मानव जनित आपदा। मानवीय गलती के कारण होने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं, जिससे मानव दिन प्रतिदिन अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मानव के लिए हानि भी साबित हो रहा है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अच्छा भी हो रहा है। तो इसमें मानव जनित आपदा में जैसे आतंकवाद को कौन बढ़ा रहा है? मनुष्य बढ़ा रहा है। कुछ ऐसी महामारी हैं जो मनुष्य के द्वारा दिया गया है, जैसे आगजनी, आग लगना, रेल दुर्घटना होना। ये सब क्या है? तो मानवीय आपदा है। तो आपने समझने का प्रयास किया कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा है, दूसरा मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा वे आपदा है जो प्रकृति के द्वारा लाया जाता है, मानव जनित वे आपदा है जो मानव के द्वारा लाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है ना? तो आपदा से होने वाली हानि के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। अब जैसे मान लिया जाए भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तो इस स्थिति में मानवीय मानवीय लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। बहुत सारे मानवों का, मनुष्यों का बीमारी से, बाढ़ से बह जाना, डूब जाना। बाढ़ जब जाता है तो उससे जो गंदगी फैलता है, पशु पक्षी, चाहे जितने लोग अपशिष्ट पदार्थ सड़ते हैं, उससे गंध निकलती है, जिससे भयानक वातावरण दूषित होता है। तो ऐसी स्थिति में आपदा से निपटने के लिए जो उससे प्रभावी ढंग से
काम करने के लिए जो हमें प्रबंधन की ज़रूरत है, उसी प्रबंधन का नाम है आपदा प्रबंधन नाम है। फिर से मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। आपदा से होने वाली हानि के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाढ़ के कारण को लिखिए। बाढ़ कैसे आ जाता है? तो हम लोग जानते हैं भाई कि बाढ़ कैसे आ जाता है। कस के बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। लेकिन बाढ़ आने के पीछे सबसे बड़ी समस्या है नदी के तली में अवसाद का जमाव। यानी नदी का जो गहराई होता है, बहते बहते उसमें अवसाद जमा हो जाता है। और जब अवसाद जमा हो जाता है तो अवसाद जमा होने से पानी छिछला हो जाता है। पानी जब थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो वो नदी से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है और वो बाढ़ की समस्या धारण कर लेता है। दूसरा क्या है? वर्षा की अधिकता है। अब मान लें लगातार बारिश हो रही है, 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो उससे भी मैदानी भाग में अधिक पानी हो जाएगा तो बाढ़ का रूप धारण कर लेगा। तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है बाढ़ के कारण को लिखे, तो आप लिखिएगा बाढ़ के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नदी के तली में अवसाद का जमाव। दूसरा लिखिएगा वर्षा की अधिकता। आपके 2 नंबर के सवाल बन के तैयार हो गया है ना। चलिए आगे सवाल 5, क्वेश्चन नंबर, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे। तो बाढ़ से होने वाली हानि निम्न है। हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आएगा तो क्या क्या घटना घटेगा भाई। तो जानमाल की भारी क्षति। बाढ़ आता है तो बहुत से लोग क्या, मनुष्य तो अपना जान लेके भाग गया, ऊंचे स्थान पर चला गया, जल्दी जल्दी भाग जाता है। लेकिन जान माल, आपके घर में जो वस्तु है, जो आपके घर में रखी हुई बहुत सारी यूज करने का सामान है, क्या आप उसको उठा कर ले जाइएगा? नहीं ले जाइएगा। तो पानी से क्या होगा? क्षति हो जाएगा, डूबेगा तो। दूसरी बात है फसलों की बर्बादी होगी। आपकी फसल लहलहा रहे हैं और उसमें बारिश से भर जाएगा पानी, तो वो तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा फसलों की बर्बादी है। तीसरा क्या है? महामारी की आशंका। जब बाढ़ से वो सारे पदार्थ सड़ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद पानी बाहर हो जाता है और उससे जो बदबू आती है उससे महामारी बढ़ने की भी संभावना होती है। तो आपने 5वां सवाल के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप समझ लेंगे कि बाढ़ से होने वाली हानि क्या है, तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्न है। पहला जानमाल की क्षति है, दूसरा फसलों की बर्बादी है, तीसरा महामारी की आशंका है। आपके 2 नंबर का सवाल बनकर तैयार हो गया। इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने ग्रुपों में, कि पूरी एकदम याग की तरह यह वीडियो एकदम यूट्यूब पर छा जाए, है ना। इससे ज़्यादा बाढ़ मतलब प्रबंधन में आपसे ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा, निश्चित। चलिए आगे है, आगे सवाल छठा सवाल है, बाढ़ नियंत्रण के बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, ये सब आकस्मिक प्रबंधन के बारे के उपायों को लिखिए। तो इसके उपाय निम्न हैं। बाढ़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाढ़ से बचने के लिए हमें सबसे पहले तटबंधों या बांधों का निर्माण करना चाहिए। बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ हम नीचे स्थान पर हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, तो भाग कर कहाँ चल जाना है? ऊंचे स्थान पर चल जाना है। ऊंचे स्थान पर पानी नहीं जाएगा, बच जाएंगे। तीसरा है मकानों का निर्माण नदी तट से 100 मीटर दूरी। जब हम अपना घर बना रहे हैं, मानव बस्ती बस रही, तो ध्यान रखनी है कि नदी से कितनी दूर पर? 100 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना चाहिए, है ना। आजकल मीडिया का भी युग है, मीडिया के सहारे हम लोग जान लेते हैं। पहले पता सूचना मिल जाती है कि बारिश होने वाला है, नदी के स्तर बढ़ गया है, तो हम वैसे स्थान में रहते हैं तो हमें पहले उपाय कर लेना है कि वहाँ से हट जाना है, तो बचाव हो सकता है। छठा सवाल आपने पढ़ चुका है। चलिए आगे है सातवां सवाल है, सूखे को परिभाषित करिए अथवा सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, जिसे सुखाड़ कहते हैं। यानी
बारिश के समय में एक निर्धारित वर्षा का समय होता है और एक निश्चित मात्रा होती है। जब सामान्य वर्षा से कम बारिश हो जाती है तो धीरे धीरे वहाँ सूखा फसल नष्ट हो जाते हैं, और फसल नष्ट हो जाते हैं पानी के अभाव में। धीरे धीरे पानी की भारी कमी होने लगती है और उस स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। तो आपने समझ गया होगा, अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। समान वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में कमी को या भारी कमी को क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। समझ गए? चलिए 8वां सवाल। 8वां सवाल है सुखाड़ की एक मिनट गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम। 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशानी है, इसके लिए खेद है। आगे, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। मिट्टी पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। समझ गए होंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब है 9 में कहता है भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। पृथ्वी की यांत्रिक हलचल के कारण भू सतह पर तरंगों के से अचानक उत्पन्न हुई कंपन को भूकंप, यानी पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होती है और आंतरिक हलचल होने के कारण भू सतह पर एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इस ऊर्जा को तरंग बोला जाता है। नहीं, ऊर्जा तरंगों से अचानक, जब ऊर्जा तरंग अचानक उत्पन्न होती है तो इससे क्या हो जाता है? इससे पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है। अब आगे इसके बचाव के उपाय, तो सबसे पहला है भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण करना। दूसरा क्या है? भूकंप आने पर खुले स्थानों पर चले जाना। चलिए अब आ जाइए 10वां सवाल। 10वां सवाल ध्यान देंगे, है ना। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए पूछता है कि भूकंप केंद्र किसको कहते हैं? तो वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र वह स्थान जहां भूकंप के तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और जहां भूकंप सबसे पहले शुरू होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। एकदम साधारण से भाषा में है, इसको एकदम 1 बार 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पूछा जाएगा कि भूकंप केंद्र क्या है? तो भूकंप केंद्र वह है कि वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है, जहां से शुरू होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहां भूकंप के केंद्र तरंग पहले पहुंचता है वहां क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए आगे सवाल है भूकंप 11, क्वेश्चन नंबर 11। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। देखिए पूछ देगा आपसे, अगर ये आप जान जाइएगा तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई कि भूकंप रोधी मकान कैसा होता है? तो आयताकार होता है चाहे वर्गाकार होता है। तो क्या लिखा है? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी क्या है? स्पष्ट करिए। समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। यानी क्या है? समुद्र के जो तली भाग है उसमें हलचल हो जाता है, और हलचल होने से उसकी लहरें जो है, समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या ऊपर उठने लगता है, और यह इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि उसके आसपास के जो भाग है पानी वहां तक चला जाता है।
और उस क्षेत्र में रहने वाले को काफ़ी जान माल की हानि पहुंचाती है। तो आपने समझ गया होगा कि सुनामी क्या है। समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाले ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। चलिए आगे सवाल, 13वां सवाल है। 13वां सवाल है, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। भूकंप पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। जो पृथ्वी के तली में होता है कंपन उसको भूकंप कहते हैं, और जो समुद्र की तली में होता है कंपन उसको सुनामी कहते हैं। देखिए सुनामी, समुद्र की तली में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के 3 उपाय। आपसे पूछा जाएगा कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के 3 उपाय बताइए। तो सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के 3 उपाय निम्न हैं। पहला, समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वनों का विकास करना चाहिए। दूसरा है मजबूत तटबंध का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है समुद्र तटीय लोगों को सुनामी संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी मैंग्रोव वन का मतलब उस तरफ किनारे में जो वन लगाया जाएगा तो वन जो है पानी को और मिट्टी के बहाव कटाव को क्या करता है, रोकने का काम करेगा। और जब मजबूत तटबंध हो जाएगा तो वहां पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा है समुद्र तटीय लोग सुनामी से बचने के लिए जब वैसा स्थिति आ जाए तो कैसे हम पानी से बच सकें, कि इसका प्रशिक्षण लेकर रहना चाहिए। तो 14 सवाल आपने देख लिया। चलिए 16वां सवाल। 16वां सवाल है, सुनामी के 3 प्रभावों का उल्लेख करें। सुनामी के 3 प्रभाव निम्न है। पहला है समुद्र तटीय इलाके में भारी बर्बादी। दूसरा है नारियल के वृक्षों का विनाश। तीसरा है समुद्र तटीय इलाके में मिट्टी का अपरदन। यानी सुनामी के आने से ये सारे प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रभाव को लिखने के लिए बोला है कि क्या होता है भाई, तो इसका प्रभाव पड़ता है जब सुनामी आ जाएगा तो उस इलाका में बहुत बर्बादी होता है। उस जानते हैं कि समुद्री एरिया में क्या होता है, तो नारियल के वृक्ष होते हैं तो वृक्ष सारे उखड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समुद्र तल में रहने वाले मिट्टी का अपरदन, अपरदन के मतलब क्या होता है, अपरदन के मतलब कटाव होता है, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। कटाव हो जाएगा तो समुद्र का आकार बढ़ता चला जाएगा और मिट्टी का जमीन का आकार छोटा होता चल जाएगा। तो ये आने वाले उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए आपने समझ गया होगा सुनामी की क्या स्थितियां हैं। चलिए 17वां देखिएगा। 17वां क्या है, 17वां कहता है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। क्या है, बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बिहार के अधिकांश जिले में बाढ़ से प्रभावित है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। बिहार में बाढ़ के कारण यहाँ के अधिकांश फसलें तबाह हो जाते हैं। बाढ़ यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित कर, यानी इसका मतलब है कि जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है तो बिहार के उत्तरी भाग के अधिकतर क्षेत्र जो है पानी से भर जाता है, बाढ़ से बढ़ जाता है और अधिकांश जिले प्रभावित होती है, और जिसके वजह से वहाँ फसलें बर्बाद हो जाती है। और जब फसलें बर्बाद हो जाती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा जाती है, यानी प्रभावित हो जाती है। तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित होती है, उसमें से उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। बिहार में बाढ़ के कारण यहाँ अधिक फसलें बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आगे है सवाल, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आपदा के तुरंत बाद किए जाने प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। आकस्मिक मतलब एकाएक, आकस्मिक मतलब एकाएक। मान लिया एक बेग भूकंप आ गया, तो एक बेग भूकंप आ गया तो क्या करिएगा, जान माल को बचाने के लिए जो जमीन में दबा हुआ है उसको निकाला जाए। जो प्रभावित हुआ है, भूखे लोग अपाहिज हो गए हैं, कुछ लोग को दवा की ज़रूरत है, बहुत तरह की उनकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी ज़रूरत को तुरंत मुहैया कराना, तुरंत पहुंचाना ही क्या कहलाता है,
आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। और ये जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है? जैसे कपड़ा चाहिए, दवा चाहिए, खाना चाहिए, दूध चाहिए, है ना, इस तरह के रहने के लिए मकान चाहिए, ये सब क्या है? आप मतलब आकस्मिक प्रबंधन जीवन रक्षक है। तो जीवन रक्षक में क्या है? आपदा के तुरंत बाद के जाने वाले प्रबंधन को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। चलिए अब आगे है 29वां सवाल, यानी 19वां सवाल, सॉरी 19वां सवाल। 19वां सवाल कहता है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन। है ना, थोड़ा सा परेशानी हो गई है, इसके लिए क्षमा। आगे बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करे। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना, ऊंचे स्थान पर जाना, बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना, है ना। चलिए आगे सवाल है 20वां है आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो इसमें क्या है? आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन राहत शिविर लगाकर प्राथमिक उपचार से की सामग्री, एम्बुलेंस, डॉक्टर आदि की व्यवस्था करता है। राहत सामग्री और राहत राशि लोगों तक पहुंचाता है। यानी क्या करता है ना, इसका मतलब होता है कि आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करे, है ना। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन राहत शिविर लगाकर प्राथमिक उपचार की सामग्री, एम्बुलेंस, है ना, आदि का